नमस्ते। इंडिया न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज दिन भर की सुर्खियों की बात करेंगे मॉर्निंग बुलेटिन में। तो सुर्खियां शेयर बाजार से लेकर के मर्डर से लेकर के रामनवमी में जो एक हलचल मचा वो अभी भी नहीं बंद हो रहा है। कहीं चादर चढ़ाया गया तो वो भी दरगाह में। भगवा चादर एक ऐसा है या भगवा झंडा एक ऐसा है, उसको लेकर के भी कई जिलों में बवाल हुआ। रही बात फिर जम्मू कश्मीर की करें तो वहाँ अमित शाह का भी दौरा होता है और वहाँ पर कामों को लेकर के जिक्र होता है। वहाँ पे कभी आतंकी घटनाएं नहीं घटी, उसको लेकर के वहाँ अमित शाह ललकारते हैं। उस ललकारने की वजह क्या होती, पाकिस्तान में खलबली किस तरह की मस्ती है, इसकी भी हम बात करेंगे। रही बात जो मई जून की गर्मी है वो अभी से किस तरीके से सता रही है, इसकी भी हम बात करेंगे। इतना ही नहीं, तमाम और खबरें हैं जो हम बात करेंगे। एक पिता जो है नशे की हालत में बेटे पर कैसे हमला करता है, और मेरठ हत्याकांड जो सौरभ हत्याकांड में उसकी पत्नी आखिर प्रेग्नेंट हो गई, इसकी भी रिपोर्ट आई, उसके लिए भी हम बात करेंगे। और तमाम खबरें जो चर्चा में आज दिन भर सुर्खियों में रही, उससे हम आपको रूबरू कराएंगे। आज अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की तो वहाँ के विधानसभा में भी हंगामा हुआ। हंगामा सिर्फ वक्फ बोर्ड संशोधन को लेकर के था। आप कहेंगे संशोधन को लेकर कि वहाँ हंगामा का मतलब क्या? तो वहाँ जो हंगामा हुआ, उस विधेयक पे चर्चाएं जो हो रही थी उसको लेकर के भी वहाँ हंगामा हुआ। और लगातार ज़मीनी जो प्रदर्शन हो रहा है वो जम्मू से लेकर के JNU तक हो रहा है। JNU में भी सड़क पर छात्र उतरे और वहाँ भी विरोध किया गया। उससे विरोध का जो सुर है वो लगातार कई जिलों में, कई स्टेट में भी रहा। इस स्टेट की सारी घटनाओं को लेकर के आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में 5 से ज़्यादा याचिकाएं भी लगाई गईं। उन याचिकाओं को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा और कहाँ हंगामा रहा, कहाँ शांति रही, और इस हंगामे को लेकर के जम्मू से लेकर JNU तक का जो एक सफ़र है उसको हम दिखा रहे हैं इस रिपोर्ट में। सदन में पर्चे फाड़े गए, काली जैकेट लहराई गई, हाथापाई तक की नौबत आई। ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। ये हंगामा और भयंकर बवाल जम्मू कश्मीर विधानसभा में हुआ। वजह है वक्फ कानून। यह हंगामा तब बरपा जब वक्फ कानून को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने चर्चा की मांग करते हुए विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव लाया, लेकिन स्पीकर की तरफ इसकी अनुमति न दिए जाने के बाद सदन में भयंकर बवाल हुआ। जैसे ही स्पीकर ने कहा कि मामला न्यायालय के अधीन है, इसलिए इस पर चर्चा नहीं की जा सकती, नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक बिफर गए, वेल की ओर बढ़ने लगे, सदन में काली पट्टियां लहराई, पर्चे फाड़े और वक्फ अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस दौरान बीजेपी और एनसी के विधायकों के बीच तीखी नोकझोंक और जोरदार नारेबाजी हुई। बवाल इतना बढ़ा कि हाथापाई तक की नौबत आ गई। ये जो कर रहे हैं, ये ड्रामा कर रहे हैं। हम सिर्फ चाहते हैं कि जो हमारा सेंटिमेंट है, मैं फिर से कह रहा हूं, एक इमोशनल इशू है, हमारा सेंटिमेंट है, उस सेंटिमेंट को हमें रिफ्लेक्ट करने दीजिए, हमारे मन की बात असेंबली में करने दीजिए। वी हैव ऑल द राइट टू डू। हम यही कहना चाहेंगे कि ये कॉन्स्टिट्यूशन, डेमोक्रेसी, रूल ऑफ लॉ उसका उल्लंघन है। हम चाहेंगे इस मुल्क में लोकतंत्र है, इस मुल्क में संविधान है, इस मुल्क में सेक्युलरिज्म है, और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है ये रूह है हिंदुस्तान के आईन का कि जो मैटर सब्जुडाइज हो चुका है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्लियामेंट पास कर चुका है, राष्ट्रपति की मोहर लग चुकी है। और ये जम्मू कश्मीर का मैं ऐसे स्वागत मानूंगा कि ऑनरेबल स्पीकर साहब अली मोहम्मद राथर साहब ने जो है वो ऑन द चेयर इसको माना कि ये कानून बन चुका है, और हमने उसको ड्रम बीटिंग करके अपलोड किया कि स्पीकर साहब ने माना कि ये कानून बन चुका है, इस पर अब चर्चा नहीं होगी। वक्फ कानून को लेकर एक और जम्मू कश्मीर विधानसभा में जोरदार बवाल हुआ, तो दूसरी ओर यह मामला सुप्रीम कोर्ट की चौखट तक पहुंच गया। वक्फ कानून के खिलाफ अब तक 6 याचिकाएं दायर की जा चुकी हैं। सबसे पहले कांग्रेस सांसद मोहम्मद जावेद ने देश की सबसे बड़ी अदालत में याचिका दायर की। फिर AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर पहुंचे।
आप विधायक अमानतुल्लाह खान ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। आरजेडी भी वक्फ कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची। इसके अलावा जमीयत उलेमा ए हिंद ने वक्फ संशोधन कानून 2025 के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। मौलाना अरशद मदनी ने कहा, हमने पहले ही कहा था अगर ये वक्फ बिल कानून बना तो इसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी, इसलिए हमने याचिका दायर की है। सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद इस मसले के अंदर गई है और हम जहां तक लड़ सकते हैं कानूनी एतबार से हम लड़ते रहेंगे, लड़ेंगे। किसी भी मसले के अंदर सड़कों के ऊपर नहीं आते और हम ये समझ रहे हैं कि सड़कों के ऊपर आना मुसलमान के लिए मुफीद भी नहीं है। हमारी लड़ाई गवर्नमेंट से है, हम कोर्ट में जाते रहे हैं। हम देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे इस बिल के खिलाफ। ये बिल डिस्क्रिमिनेटरी है, ये बिल अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये बिल एक पर्टिकुलर समुदाय को टारगेट कर रहा है, ये बिल कम्युनल एजेंडे के तहत लाया गया है। वक्फ पर मुसलमानों के संगठन ही दो फाड़ दिख रहे हैं। एक सड़कों पर उतरने की बात कर रहा है तो दूसरे ने साफ ऐलान कर दिया है कि किसी भी सूरत में वो सड़कों पर नहीं आएंगे। और इन सबके बीच ऑल इंडिया मुस्लिम वुमेन पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के समर्थन का ऐलान कर दिया। आज सरकार जो कदम उठा रही है, ये कदम बहुत पहले पिछली सरकारों और हमारे मजहबी लीडर और समाजी लीडर जो मुस्लिम हैं, उनको मुस्लिम समुदाय की का गरीबी और पिछड़ापन और दुर्बलता पे उनको पे नजर होनी चाहिए। वक्फ कानून को लेकर मुस्लिम संगठन ही बंट गए, लेकिन सवाल सियासत का है, इसलिए वक्फ पर बवाल जारी है। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक हंगामा हो रहा है। सवाल है कि क्या सिर्फ सियासत के लिए वक्फ कानून का विरोध हो रहा है, और सवाल ये भी कि वक्फ कानून से विपक्ष को दिक्कत क्यों है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। बात केंद्रीय मंत्री अमित शाह की होती है तो अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पे हैं और दौरे पे वहाँ क्या कुछ होता है, किस तरीके की मीटिंग होती है, जिसको लेकर के पाकिस्तान में सुगबुगाहट तेज होती है और बात होती है 370 से लेकर के वक्फ बोर्ड तक की। देखिए इस रिपोर्ट में क्या है बात। आतंक के खिलाफ ये मोदी सरकार का संकल्प है। अमित शाह का संदेश है, दहशतगर्दी का अब संपूर्ण संहार होगा। नो इफ, नो बट, टेरर को आखिरी चोट होगी। कान खोल कर सुन लो, ये नरेंद्र मोदी सरकार है। आतंकवाद को पाताल तक दफना कर हम रहेंगे, पाताल। पाकिस्तान परेशान है, उसकी पेशानी पर पसीना है, शहबाज की नींद उड़ी हुई है, आर्मी चीफ मुनीर घबराए हुए हैं और इसकी वजह है गृह मंत्री अमित शाह, जो इस वक्त जम्मू कश्मीर के दौरे पर हैं। भारतीय रणबांकुरों से मिल रहे हैं, आतंक के खिलाफ आखिरी प्रहार की रणनीति बना रहे हैं, आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने के लिए चक्रव्यूह रच रहे हैं। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह के मिशन जम्मू कश्मीर का एक मकसद और है, जो पाकिस्तान की असली चिंता है। क्या है वो मकसद, वो जानने से पहले ये जान लीजिए। आतंक का संपूर्ण संहार करने के अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए अमित शाह भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर पहुंचे। शाह ने कठुआ में बॉर्डर इलाके का दौरा किया। गृह मंत्री बीएसएफ की विनय पोस्ट पर पहुंचे, जहां उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था और विकास कार्यों की समीक्षा के साथ साथ आतंकवाद के खात्मे के लिए तय रणनीति पर चर्चा की। अमित शाह का यह दौरा इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, कठुआ में 23 मार्च से लगातार एंटी टेररिस्ट ऑपरेशन चल रहा है। इसमें अब तक 2 आतंकी मारे जा चुके हैं। इस ऑपरेशन में 4 पुलिसकर्मी शहीद भी हुए हैं। गृह मंत्री जी बहुत गंभीर हैं। पिछले 1 साल की जो परिस्थितियां सुरक्षा को लेकर उत्पन्न हुई हैं उसमें काफी गंभीर हैं, और जिस प्रकार से आज उन्होंने कठुआ जो बॉर्डर क्षेत्र भी है और जिस कठुआ का पहाड़ी क्षेत्र जिसमें पिछले 1 साल से कुछ घटनाएं घटी है उसको चुना है, वहां पे सारी सिक्योरिटी एजेंसीज को भी मुझे लगता है कि आज रिव्यू लेंगे और ऑन स्पॉट कुछ डिसीजन भी लेंगे। इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण आज का विजिट कठुआ का है, और हमें विश्वास है कि जिस प्रकार से पिछले 1 साल से नए मॉड्यूल से आतंकवाद वहां पे पनप रहा है, सर उठाने की कोशिश कर रहा है, उसी शक्ति से, उसी मॉड्यूल को कुचलने के लिए आज का अमित शाह जी का दौरा बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले अपने दौरे के पहले दिन शाह ने बीजेपी विधायकों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की। ये बैठक करीब 2 घंटे तक चली। इस दौरान गृह मंत्री ने कहा, जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा हमारी नीति का हिस्सा है और इसे उचित समय पर बहाल किया जाएगा। उन्होंने विधायकों को बताया
केंद्र सरकार कैसे सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर आतंकवाद और घुसपैठ को लेकर सख्त रणनीति बना रही है। स्थानीय विधायकों की इच्छा थी कि माननीय गृह मंत्री जी के साथ भी बैठा जाए। उसी के अंतर्गत हमने उनसे समय लिया था। एक कार्यक्रम 3 दिवसीय उनका कार्यक्रम था, एक सुरक्षा दृष्टि को लेकर उनका यहाँ पर आना हुआ था और आज हमें कुछ समय मिला। पार्टी के सीनियर लीडर्स भी थे, उनके साथ एक इंट्रोडक्टरी बैठक हुई और किस तरीके से उनका कार्य हो रहा है, क्योंकि हर एक विधायक ने अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो थी वो ब्रीफिंग की और उसके बाद पार्टी के कुछ संगठनात्मक विषयों को लेकर उन्होंने पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं उनसे चर्चा की। लेकिन शाह के जम्मू दौरे की कहानी इतनी भर नहीं है। बॉर्डर पर पहुंचकर शाह ने पाकिस्तान को बड़ा संदेश दिया है और वो संदेश है पीओके का। शाह कह चुके हैं, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर हमारा है, जिसे हम लेकर रहेंगे। मैं जब जम्मू एंड कश्मीर बोलता हूं, माननीय सदस्य इसलिए एग्रेसिव हूं कि जम्मू एंड कश्मीर के पीओके को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? एग्रेसिव होने की क्या बात कर रहे हो? जान दे देंगे इसके लिए। कुछ दिन पहले भी दिल्ली में अमित शाह ने अपने इस संकल्प को दोहराया था। शाह दिल्ली में जम्मू कश्मीर और लद्दाख सातत्य और संबद्धता का ऐतिहासिक वृतांत नाम की किताब के विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने आर्टिकल 370 से लेकर आतंकवाद पर अपनी बात रखी। तब इशारों में शाह ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर भी जल्द ही भारत का हिस्सा होगा। इतनी कठिन परिस्थिति में आप लोग देश की सीमा की सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। कहीं पर सहन न हो सके इतनी ठंड में, मूसलाधार बारिश में या 45 डिग्री टेम्परेचर में एक भी क्षण न भौगोलिक विषमता न मौसम की विषमता आप लोगों को आलस करने की अनुमति नहीं दी। हरेक प्रकार के मौसम में, हरेक प्रकार की भूगोल में 365 दिन 24 घंटा हर क्षण आपको न केवल चौकी पर तैनात रहना पड़ता है, आपका पूरा ध्यान दुश्मन देश कोई हरकत न करे इसकी ओर लगा रहेगा। मतलब साफ है, जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 के खात्मे के बाद मोदी सरकार का अगला मिशन पीओके है, जहां के लोगों ने इस वक्त शहबाज सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद कर रखी है। वो आजादी की मांग कर रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें मोदी जैसा प्रधानमंत्री चाहिए। भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी पिछले 2 दिन से कठुआ बॉर्डर पर दौरे पर गए हुए हैं। इस दौरान वह बीएसएफ के उन बहादुर जवानों से भी मिले जो दिन रात अपनी जान की बाजी लगाकर बॉर्डर पर पेट्रोलिंग करते हैं। श्री अमित शाह जी ने एक बयान दिया जो कि पाकिस्तान के लिए एक भयंकर चुनौती है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अगर बाज नहीं आया और दहशतगर्दों को इसी तरह से पाकिस्तान से रात के अंधेरे में भारत के अंदर ढकेलता रहा तो भारत की फौज और हमारी बीएसएफ मिलकर इन दहशतगर्दों को चुन चुन कर मारेगी, उन्हें 72 हुरों के पास भेजेगी। पाकिस्तान में इस वक्त गदर मचा हुआ है। एक तरफ टीटीपी और तालिबान पाकिस्तान फौज का काल बन रहे हैं, तो दूसरी तरफ बलूच लड़ाकों के हमले से मुनीर की फौज के पैर उखड़ रहे हैं। इन सब के बीच शाह के दौरे ने पाकिस्तान को बेचैन कर दिया है। उसे अपने हाथ से पीओके छूटने का डर सताने लगा है। पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी गृह युद्ध के आग में जल रहा है। एक तरफ टीटीपी के लड़ाके हर रोज खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान की फौज को मार रहे हैं, उधर बीएलए के जो लड़ाके हैं वो बलूचिस्तान में पाकिस्तान की फौज और रेंजर्स को मार रहे हैं। ऐसी हालत में पीओके भी बहुत जल्द ही पाकिस्तान के हाथ से निकलने वाला है। यानी बहुत जल्दी ही पाकिस्तान सिर्फ सिंध में और पंजाब में सिमट कर रह जाएगा और पाकिस्तान का नाम शायद पंजाबिस्तान हो जाएगा। सीमा से आतंकिस्तान को बड़ा संदेश मिल चुका है। उसे समझ आ चुका है मोदी सरकार के दिल में क्या है। ऐसे में अब उसकी एक चूक उस पर बहुत भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
रामनवमी में यात्रा को लेकर के आपने बहुत सारे विरोध प्रदर्शन इन तमाम चीज़ों को सुना होगा, लेकिन प्रयागराज की बात है, वहाँ दरगाह के ऊपर भगवा झंडा फहरा दिया जाता है। भगवा झंडा फहराना ही एक सबसे बड़ा वहाँ पे एक बवाल का कारण बनता है। बवाल का कारण इतना ही नहीं होता है कि वहाँ स्थानीय लोग जो है प्रदर्शन भी करते हैं और सफाई ये दी जाती है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम दोनों दरगाह में आते हैं, इस तरह का कोई विवाद नहीं है। लेकिन जो एक हंगामा खड़ा होता है, इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी देखिए। गाजी की मजार, कार्यकर्ताओं का बवाल, लहराया भगवा झंडा, जमकर काटा हंगामा। हंगामे के बाद टेंशन, पुलिस का एक्शन, माहौल बिगाड़ने की कोशिश, इसकी साजिश। जुलूस निकल रहा है, हाथ में भगवा रंग का झंडा है और कुछ लोग झंडा लेकर दरगाह की छत पर चढ़ रहे हैं। तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां रामनवमी के मौके पर कुछ लोगों ने माहौल बिगाड़ने की कोशिश की। प्रयागराज के सिकंदरा में गाजी मियां की दरगाह पर हर रविवार और बुधवार को रोजा का मेला लगता है, जिसमें हजारों लोगों की भीड़ जुटती है। वैसे तो पुलिस प्रशासन ने पिछले 3 रविवार से रोजा मेला पर रोक लगा रखी थी, लेकिन रामनवमी के मौके पर कुछ लोगों ने यहां पहुंचकर माहौल को बिगाड़ने की पूरी कोशिश की। ये लोग महाराजा सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता हैं, जो मानेंद्र प्रताप सिंह की अगुवाई में भगवा ध्वज लेकर दरगाह पहुँच गए। सैयद सलाहकार मसूद गाजी मियां की दरगाह पर चढ़कर जमकर हंगामा काटा। कुछ कार्यकर्ता हाथ में भगवा झंडा लिए दरगाह पर चढ़ गए और जय श्री राम का नारा लगाने लगे। साथ ही इन कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन करते हुए दरगाह को हटाने की भी मांग कर डाली। ऐसे माहौल को देख आसपास के इलाके के लोग भी डर गए। जैसे ही इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, यूपी पुलिस हरकत में आई, लेकिन जब तक मौके पर पुलिस पहुंचती, सुहेलदेव सम्मान सुरक्षा मंच के कार्यकर्ता दरगाह से निकल चुके थे। आज दिनांक 6 अप्रैल को थाना बहरिया में स्थित सिकंदरा में एक दरगाह में, जिसमें 5 मज़ारें हैं, जिनमें बड़े पुरुष परिहार, जोधा परिहार, सती, बाबा बहराना, पहरू बाबा आदि की मज़ारें हैं, जिनमें अधिकांश हिंदू समुदाय व कुछ मुस्लिम समुदाय के श्रद्धालु जाते हैं। पर कुछ युवकों द्वारा धार्मिक झंडा लहराकर नारेबाजी की, जिसको तत्काल मौके पर तैनात पुलिस द्वारा रोका गया तथा हटाया गया। उक्त संबंध में प्रकरण की जांच कर विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। प्रकरण में लापरवाही बरतने वाले संबंधित पुलिस कर्मियों पर विभागीय कार्रवाई की जा रही है। यह पुनः स्पष्ट किया जाता है कि कहीं भी शांति व्यवस्था में विघ्न डालने वाले अराजक तत्वों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। फिलहाल वीडियो फुटेज के आधार पर पुलिस आरोपियों की पहचान कर रही है। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों पर भी जांच बैठा दी गई है कि कैसे ये घटना उनकी मौजूदगी में हुई। इलाके में किसी तरह का तनाव न हो, इसके लिए भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। पुलिस का संदेश साफ है, इलाके में शांति व्यवस्था कायम रखें, नहीं तो माहौल खराब करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मई जून की गर्मी से तो आप परेशान होंगे, मार्च की सुबुगाहट और अप्रैल में असर ये देखने को आपसे मिल गया होगा, क्योंकि आप सड़क पे बाहर अगर निकले होंगे तो तापमान जो है किस तरीके से लोगों को परेशान कर रहा है, ये भी आप देखें। ये पूरी रिपोर्ट हम दिखाएंगे कि इंडिया में कहाँ कहाँ कितना तापमान बढ़ा और कितने साल बाद जो है अप्रैल कितना गर्म रहा। यह स्थानीय रिपोर्टरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं पूरा रिपोर्ट। खून तपेगा, तापमान बढ़ेगा, लू का अलर्ट, गर्मी का टॉर्चर, सावधान, गर्मी लेगी जान, बाकी है मई जून, गर्मी जला देगी खून। अभी अप्रैल शुरू ही हुआ है, लेकिन गर्मी का प्रकोप दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। दिल्ली, यूपी से लेकर हरियाणा तक गर्मी लोगों को डरा रही है। लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है। दिल्ली में लू का अलर्ट है, तो बाकी राज्यों में भी गर्म हवाएं चलने का अनुमान है। दिल्ली, एनसीआर सहित गाजियाबाद में इन दिनों भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने लू चलने का अलर्ट भी
जारी कर दिया है। तापमान भी रिकॉर्ड तोड़ रहा है। 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचकर लोगों को डरा रहा है। मई जून बाकी है, लेकिन अभी से ही लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। आने जाने वाले लोग बस अड्डे पर भीषण गर्मी से परेशान हो रहे हैं। जो भी लोग बाहर निकल रहे हैं वो अपने आप को पूरी तरह से ढकने के बाद से ही घर के बाहर कदम रख रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में भीषण गर्मी लोगों का हाल बेहाल कर रही है। इस वक्त हम बस अड्डे गाजियाबाद के बस अड्डे पर मौजूद हैं और ऐसे में आप देखेंगे ज़्यादातर जो लोग हैं अपना आप को प्रॉपर ढककर निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि गर्मी का जो प्रकोप है वो बेहद परेशान लोगों को कर रहा है। जितने भी लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे वो अपने आप को प्रॉपर ढककर निकल रहे हैं या फिर ऐसा स्थान ढूंढ रहे हैं जिससे कि उनको धूप से वो बच सकें। ज़्यादा से ज़्यादा जो है पानी का सेवन भी लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं। जी, पानी साथ रखते हैं गर्मी से बचने के लिए, और ज़्यादा पड़ेगी तो फिर छाते का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। आपने सुन लिया किस तरीके से जो लोग हैं अपना आप को देखेंगे आप प्रॉपर जो महिलाएं जो भी युवती निकल रही हैं अपने आप को प्रॉपर ढककर ही निकल रही हैं, क्योंकि ये गर्मी बेहद परेशान लोगों को कर रही है। गर्मी से बेहाल सिर्फ गाजियाबाद के लोग ही नहीं हैं, बल्कि लखनऊ में भी आग उगलते सूरज ने लोगों का घर से निकलना मुश्किल कर दिया है। यहाँ भी अप्रैल की शुरुआत में ही मई और जून जैसी गर्मी अभी से सताने लगी है। राजधानी में पारा 40 डिग्री के पार पहुँच गया है, लेकिन अभी भी पूरी पिक्चर बाकी है, क्योंकि मौसम विभाग अलर्ट जारी कर दिया है कि गर्मी अभी और सताने वाली है। राजधानी लखनऊ के टेम्परेचर की बात करें तो यहाँ पर अभी से ही 40 डिग्री टेम्परेचर पार जा रहा है। हालांकि जानकारों की माने तो ये टेम्परेचर अभी और बढ़ने वाला, यानी लोगों को गर्मी अभी और सताएगी। इस समय राजधानी लखनऊ में है और यहाँ पर देख रहे हैं ये एक व्यस्ततम चौराहा है। यहाँ पर जो दुकानें हैं, चाहे वो खीरे की दुकानें हो, ककड़ी की दुकानें हो, लोग गर्मी से जो बचने के लिए किस तरह से देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे ककड़ी और जो खीरे हैं वो खा रहे हैं। यहाँ पर दुकानें तमाम लग गई हैं। साथ ही साथ आपको और दिखाएंगे कि जो जूस की दुकानें हैं उस पर भी तमाम लोगों की भीड़ अभी से नजर आने लगी है। यहाँ देख रहे हैं कि तमाम लोग खड़े हुए हैं जो कि गन्ने का जूस पी करके गर्मी से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट किया गया है। लखनऊ में सभी CHC पर ORS काउंटर बनाए गए हैं। लोगों को डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए ORS दिए जा रहे हैं। इसके साथ ही अस्पताल में कोल्ड रूम भी बनाए गए हैं। हीटवेव को देखते हुए पूरे स्वास्थ्य महकमे को अलर्ट पर रखा गया है। जिस तरह से देखा जा रहा है हीट वेव अभी से शुरू हो गई है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और अलर्ट पर है स्वास्थ्य विभाग। तो ऐसे में क्या कुछ आपके CHC पे व्यवस्था है? हमारे यहाँ सबसे पहले तो हीट वेव के लिए हम लोग एक कोल्ड रूम बनाए हैं, जिसमें AC लगा हुआ है और आइस पैक की व्यवस्था है हमारी, और प्रॉपर हमारे पास IV फ्लूइड है, आइसोलेट P और RL वगैरह सब कुछ है, NS है, और हमारे यहाँ ORS कार्नर बना है। हमारे सभी HW सिलेंडर पे भी ORS कार्नर बना है, सब सेंटर पे ORS कार्नर बना है, PSC पे बना हुआ है, और सभी आशाओं को भी डिस्ट्रीब्यूट किया गया ORS। कोई भी ऐसी इस टाइप का मरीज आता है तो हम पूरे प्रॉपर तरीके से तैयार है। गर्मी से कुछ ऐसा ही हाल रायबरेली की जनता का भी है। आसमान से बरसी आग के बीच जरूरी काम वाले ही लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। साथ ही तेज धूप से बचने के लिए लोग सिर को ढककर ही बाहर निकल रहे हैं। फिर भी बढ़ती गर्मी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं और जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या भी इससे लगातार बढ़ रही है। आज अगर रायबरेली के टेम्परेचर की बात करें, इसी वक्त दोपहर का वक्त है, 38 डिग्री से ज़्यादा का तापमान है और जो रायबरेली की सड़कों में अमूमन दोपहर में जो सड़कें खूब लोग निकलते थे, आवागमन ज़्यादा था, अब वही लोग दिख रहे हैं जिनको बहुत ज़रूरी है। ये देखिए रायबरेली की मुख्य सड़क है, शहर की है, ये जो है सिविल लाइन से डिग्री कॉलेज चौराहे शहर के अंदर जाने वाली रूट है। इसमें आप देख रहे हैं कि उस मुताबिक लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि गर्मी है, वही लोग आ जा रहे हैं जिनको ज़रूरी है। नौकरी पेशा वाले लोग हैं, स्कूल वाले लोग हैं। साइड में देखिए ये जो सड़क है ये जाती है कलेक्ट्रेट के लिए जाती है, जो है दोपहर का वक्त है, कोई आपको दिख नहीं रहा होगा। जो भी जा रहे हैं, देखिए स्कूल के बच्चे हैं, पूरा
चेहरा ढके हुए हैं क्योंकि गर्मी अब धीरे धीरे बढ़ रही है। भीषण गर्मी का असर ताजनगरी आगरा में भी दिख रहा है, तो वैसे में लोगों को अब देसी फ्रिज की याद आने लगी है। जिस तरह से लगातार तापमान बढ़ रहा है तो लोगों का रुख देसी फ्रिज की तरफ होने लगा है। बाजारों में लोग मटका खरीद रहे हैं। यहाँ कोलकाता, गुजरात और राजस्थान से आए मटकों की भारी डिमांड दिख रही है। इसके साथ ही लोग मिट्टी से बनी बोतलों को भी लोग खूब पसंद कर रहे हैं। ऐसे में दुकानदारों ने भी मटकों और बोतलों को बढ़िया तरीके से सजाया है। रंग बिरंगी कलरों से फूलों का डिजाइन तो किसी पर पेंटिंग की गई है, जिसकी वजह से मटका और बोतल लोगों को काफी आकर्षित कर रहे हैं। ये गुजराती मटके हैं और यहाँ पर इन गुजराती मटकों को पेंटिंग किया गया है, बखूबी सुसज्जित किया गया है। और दूसरी तरफ अगर नज़र डालें तो ये राजस्थानी मटके हैं जिनमें टोंटियाँ लगाई गई हैं। ऊपर कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से डिस्प्ले किया गया है। तमाम वाटर कूलर की अच्छी डिजाइन्स यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। ये पूरा जो है गुजराती मटके बोला जा सकता है, इसमें वाटर कूलर बोला जा सकता है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं मटकों को खरीदते नजर आ रहे हैं। ऐसे में दुकानदार से हम लोग बात करते हैं। ये जो गुजरात वाले मटके हैं, किस तरीके के मटके हैं? ये इस तरीके के मटके हैं, ये मुल्तानी मिट्टी से बनाया जाता है और इसमें पानी बहुत बढ़िया रहता है। फ्रिज से भी बढ़िया रहता है, क्योंकि फ्रिज के पानी पियोगे तो बीमार पड़ जाते हैं, ना उसको जुकाम ना खांसी को होता है। मटके का पानी शुद्ध पानी बताया गया है, मुल्तानी मिट्टी का सबसे शुद्ध पानी है। कितने वैरायटी के मटके अभी आपके पास है? गुजराती मटके अवेलेबल है मेरे पास 15-20 वैरायटियों के मटके हैं। अभी मई और जून बाकी है, लेकिन उससे पहले ही लोग गर्मी से बेहाल हैं। ऐसे में भीषण गर्मी और लू से बचने के लिए विशेषज्ञ भी लोगों को सतर्कता बरतने की सलाह दे रहे हैं। अब देखना होगा कि आने वाले महीने में किस तरह से आसमान से आग बरसती है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मेरठ में सौरभ हत्याकांड तो आपने सुना होगा। सौरभ हत्याकांड से आज एक नया मामला निकल के आता है। 9 तारीख को ड्रम खरीदा जाता है और वो डेट 1 महीने की करीब हो रही है, 2 या 3 दिन बाकी है। और आज वो कत्ल जिसके लिए किया जाता है वो प्रेमी और प्रेमिका दोनों जेल में बंद है। जेल से एक रिपोर्ट आती है, उस रिपोर्ट के जरिए पता लगता है कि प्रेमिका प्रेग्नेंट है। अब ये बच्चा है किसका, टेस्टिंग होगी, मामला आगे बढ़ेगा, क्योंकि जेल में दोनों को मिलने से मना कर दिया जाता है और ये दस्त के बाद ही बाहर घूमने निकले थे। मर्डर, प्रेमिका और प्रेगनेंसी रिपोर्ट, इन तीनों का देखिए कॉकटेल। प्रेग्नेंट है कातिल मुस्कान, बाप कौन? बच्चे की बात छिपाई, अभी बाकी है सच्चाई। बेपर्दा हुआ एक और राज, मुस्कान पर बड़ा खुलासा आज। कातिल की कोख में किसका बच्चा? सौरभ हत्याकांड के बाद जेल में पहुंचे साहिल मुस्कान को लेकर एक से बढ़कर एक सनसनीखेज खुलासे हुए। इसी फेहरिस्त में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। खुलासा ऐसा कि मुस्कान की बेवफाई और बदनाम हो जाए। खुलासा ऐसा जिसमें राज अभी और बाकी है। दरअसल सौरभ हत्याकांड की साजिश रचने वाली उसकी कातिल पत्नी मुस्कान प्रेग्नेंट है। 5 अप्रैल को उसकी तबीयत बिगड़ गई थी, उसमें प्रेगनेंसी जैसे लक्षण दिखाई दिए थे। इसके बाद जेल प्रशासन ने मुस्कान का चेकअप करने के लिए डॉक्टर बुलाए। 7 अप्रैल को लेडी डॉक्टर कोमल ने जिला जेल में आकर मुस्कान का टेस्ट किया था। इसमें उसकी प्रेगनेंसी की पुष्टि हुई। भैया अगर सौरभ का हुआ तो हम लेंगे, और सौरभ का नहीं हुआ तो हम क्या किस चीज को कैसे क्लियर हो? डीएनए टेस्ट वगैरह जो भी इस तरह से करवाए, अगर सौरभ का होगा तो हम लेंगे। अच्छा, क्या लगता है आपको, क्या लगता है किसका होगा? मतलब क्योंकि सौरभ तो काफी दिनों से तो 6 दिन तो आए हुए होंगे टोटल, जो है 24 तारीख में आया है और 3 दिन मैंने नहीं कर दिया। और उसके बाद ये और साहिल आ गए हैं हनीमून मनाने, नहीं तो दिन लगता है ये सौरभ का होगा। ये तो तय हो गया कि मुस्कान प्रेग्नेंट है। बस सवाल ये है, मुस्कान कितने महीने की प्रेग्नेंट है? मुस्कान के पेट में पल रहा बच्चा किसका है? सौरभ का है
जिसकी हत्या मुस्कान ने की या फिर बच्चा आशिक साहिल का है? सवाल कई है जिसका जवाब सिर्फ मुस्कान के पास है। जेल मैनुअल के अनुसार ये है कि किसी भी बंदी की या कैदी की व्यक्तिगत जानकारी देना उचित नहीं होगा। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लगभग 5 महिलाओं के टेस्ट किए गए, दवाइयां दी गई, उनको डिफरेंट टेस्ट लिखे गए, उसके अंतर्गत उसका भी टेस्ट हुआ, उसको भी दवाइयां लिखी गई, कुछ टेस्ट प्रेस्क्राइब कई महिलाओं को किए। दरअसल 19 मार्च से मुस्कान और साहिल मेरठ जिला जेल में बंद हैं। मुस्कान ने साहिल के साथ मिलकर पति सौरभ की हत्या कर दी थी। जेल आने के बाद मुस्कान का प्राइमरी मेडिकल टेस्ट किया गया था, तब वो पूरी तरह स्वस्थ थी। सौरभ हत्याकांड में मुख्य आरोपी सौरभ की पत्नी और उसके प्रेमी चौधरी चरण सिंह जेल में बंद है और आज मुस्कान का प्रेगनेंसी जो टेस्ट हुआ है उसके लिए जो है मेरठ जो जिला अस्पताल है उससे एक डॉक्टरों की टीम पहुंची थी। उन्होंने जो है मुस्कान का टेस्ट किया और मुस्कान की जो रिपोर्ट आई है वो पॉजिटिव आई है, यानी कि अब से 18 दिन पहले जो मुस्कान का टेस्ट किया गया था उसमें उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई थी, लेकिन अब जो है उसे जेल में रहते हुए 18 दिन हो गए थे। आज सुबह टीम पहुंची थी और टीम पहुंचने के बाद जब टेस्ट किया गया तो उसकी जो रिपोर्ट है अब पॉजिटिव आई है। वहीं डॉक्टरों ने अब मुस्कान को सलाह दी है उसके द्वारा, यानी कि जो मुस्कान है उसके अंदर खून की कमी है, उसके लिए कुछ टॉनिक और दवाई समय पर लेने की डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई है। भारतीय कानून के अनुसार मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उसे सजा में रियायत मिल सकती है, उसकी जमानत भी आसानी से हो सकती है। वहीं जेल में उसे विशेष सुविधाओं के साथ रखा जाएगा। ऐसे में केस भी लंबा चल सकता है। मेरठ पुलिस ने सौरभ हत्याकांड की चार्जशीट लगभग तैयार कर ली है। अधिकारियों के मुताबिक चार्जशीट अगले सप्ताह कोर्ट में पेश कर दी जाएगी। केस डायरी में पुलिस ने लिखा, हत्या के पीछे की वजह तंत्र क्रिया नहीं है, इसे साहिल और मुस्कान के लव अफेयर की वजह से अंजाम दिया गया। पुलिस को सबूत मिले कि मुस्कान पहले भी साहिल के साथ भाग चुकी थी। ऐसे में सौरभ ने तय कर लिया था कि वो मुस्कान को तलाक दे देगा। तब दोनों के परिवार वालों ने ही पंचायत कराई थी। पुलिस ने केस डायरी में मुस्कान और साहिल को बराबर का दोषी माना है। सौरभ की हत्या करने के बाद मुस्कान और साहिल ने इसके शव के टुकड़े कर दिए थे। फिर इन टुकड़ों को दोनों ने ड्रम में भरकर ऊपर से सीमेंट डाल दिया था, जिसके बाद साहिल और मुस्कान हिमाचल चले गए थे। वहां जाकर दोनों ने मंदिर में शादी रचाई, फिर वहीं हनीमून मनाया। जब दोनों हनीमून से लौटे तब इस पूरे हत्याकांड का खुलासा हुआ। ये तो अब तय हो गया है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, लेकिन सवाल यही है कि कातिल की कोख में किसका बच्चा है और क्या इसी बच्चे के लिए सौरभ हत्याकांड को अंजाम दिया गया। सवाल बहुत है और खुलासे अभी और होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। आप कहते हैं ना कि पढ़ाइए लिखाइए और बेटी को आगे बढ़ाइए। बेटियां पढ़ लिख करके आगे तो बढ़ गईं, लेकिन एक शादी होने के बाद हस्बैंड और वाइफ में जो एक आपसी बातचीत और सहमति का दौर होता है वो हमेशा गैपिंग दिख रहा है। ये गैपिंग किसकी तरफ से होता है ये तो हर केस में अलग अलग मामला समझ में आता है। लेकिन आज एक ऐसी घटना है जो दोनों इंजीनियर होते हैं, हस्बैंड वाइफ, बहुत दिनों तक अच्छा संबंध चलता है, बातचीत चलती है, परिवार चलता है, लेकिन एक मामला सिर्फ शक का आता है और उसमें हो जाता है मर्डर। देखिए मर्डर किसका होता है और शक के दायरे में आता कौन है, इस रिपोर्ट में पूरा खुलासा कर रहे हैं। नोएडा में पति बना शैतान, पति ने इंजीनियर पत्नी की जघन्य हत्या की, कातिल पति का खौफनाक कबूलनामा। नोएडा के थाना फेज 1 क्षेत्र स्थित सेक्टर 15 में पति ने जिस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया है उससे हर कोई सहमा हुआ है। हत्या को लेकर कातिल के कबूलनामे से पुलिस भी हैरान है। इस कबूलनामे में पति पत्नी के बीच खत्म हुए प्यार और उपजे अविश्वास की कहानी है। पति को पत्नी पर अफेयर का शक। पुलिस की गिरफ्त में पूछताछ में कातिल ने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी मोबाइल फोन पर घंटों बात करती थी। अफेयर के शक के कारण ही उसने सोते समय पत्नी पर हथौड़े से वार कर दिया। जब पत्नी बेहोश हो गई तो उसने पत्नी का गला काट दिया। बेटे ने दी पुलिस को हत्या की सूचना। अपनी सिस्टर से बात करने के लिए कि वो मुझे परेशान कर रहे हैं
तो ये लोग वहाँ से मेरी वाइफ और इनके चाचा वगैरह इनकी मदर यहाँ आए यहाँ पे। तो सुबह यहाँ उसको समझाया 10 साढ़े 10 बजे समझा के यहाँ से गए। ऐसा नहीं लग रहा था कि इस हद तक ये शख्स जो है पहुँच सकता है। तो बात करके गए यहाँ से। तो 12:30 बजे उसकी बेटी का फ़ोन आया कि मम्मा को जो है पापा ने मार दिया। तो मैंने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं है बेटा, हो सकता है वो बीपी की उसकी प्रॉब्लम रहती है, हो सकता है बेहोश हो गई हो, सोई नहीं है पूरी रात वो। तो फिर मैंने उसके बेटे से बात की तो पीसीआर वाले यहाँ आ चुके थे। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं वो उनकी डेथ हो गई है और उसमें तकिया से मुंह पे रख के और वो सर पे जो है हथौड़े से वार किया उसने, उसी से उसकी डेथ हुई है। डीसीपी रामबदन सिंह का कहना है कि पुलिस को वारदात की सूचना डायल 112 के माध्यम से दी गई। मृतका की पहचान 42 वर्षीय आसमा खान के रूप में हुई है, जबकि आरोपी का नाम 52 वर्षीय नरुल्लाह हैदर है। पुलिस को वारदात की सूचना किसी और ने नहीं बल्कि नरुल्लाह हैदर के बेटे ने दी थी। नरुल्लाह के बेटे ने पुलिस को फोन करके बताया कि उसके पिता ने उसकी मां की हत्या कर दी है। हत्या करने से पहले नरुल्लाह ने अपने रूम को अंदर से लॉक कर दिया ताकि कोई दरवाजा न खोल सके, नहीं उसको कोई रोक सके। पति पत्नी के बीच कई दिनों से थी लड़ाई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर पर हथौड़े से मारने के बाद आसमा कोमा में चली गई थी। उसके बाद उसका गला रेत दिया गया था। मृतका के जीजा का कहना है कि उसे आसमा की बेटी ने हत्या की सूचना दी थी। कहा जा रहा है दोनों पति पत्नी के बीच पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन बच्चों को भी ऐसी उम्मीद नहीं थी कि उसके पिता उसकी मां की इस तरह से हत्या कर देंगे। इधर किसी और के साथ अफेयर के एंगल से अलग मृतका आसमा के परिजनों का कहना है कि यह संपत्ति का मामला है। हत्या की असली वजह क्या है, इसको लेकर पुलिस की तफ्तीश जारी है। टूटते बंधन, दरकते विश्वास, रिश्तों का कत्ल। नोएडा के सेक्टर 15 में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां इंजीनियर जो महिला थी उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। यही वो मकान है जहां नरुल्ला जो पति था आसमा का, उसकी पीट कर सुबह के तकरीबन 10 से 11 बजे के आसपास पीट कर हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि पहले उसने अपने कमरे को लॉक किया, अंदर से ताला लगाया और उस वक्त दोनों बच्चे इसी घर में मौजूद थे। बच्चों ने काफ़ी शोर शराबा किया, काफ़ी बचाने की कोशिश की, मगर अंदर से लॉक लगा देता। जिसके बाद पता ये चलता है, पुलिस ने बताया कि जो नरुल्ला है उसने पहले तकिए से मुंह दबाया अपनी पत्नी का, उसके बाद कई बार सर पर हथौड़े से वार किया और जब तक जो है आसमा की मौत नहीं होगी जब तक वो वार करता रहा। ऐसे में जो डीसीपी रामबदन सिंह उन्होंने बताया कि हम पे डायल 112 पे फ़ोन आया था कि एक पुरुष है वो कहीं ना कहीं अपने पत्नी पे कई बार हथौड़े से वार कर रहा है, उसकी मौत हो गई। जब यहाँ पुलिस आई तो पुलिस ने जो शव को अपने कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मगर ये बताया जा रहा है कि जो आसमा के परिजन उनका साफ तौर पर कहना है कि संपत्ति का विवाद है, तो दूसरी तरफ पुलिस का ये कहना है कि ये मामला किसी और अवैध संबंध को लग रहा है। नोएडा के पौष इलाके सेक्टर 15 में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम करने वाले सिविल इंजीनियर आसमा खां के अलावा मेरठ में सौरभ हत्याकांड को कौन भूल सकता है। इसी महीने बीते सप्ताह बिजनौर में पत्नी पर शक के चलते पति आदिल ने अपने भाई और चाची के साथ मिलकर आशिफा की गला घोंटकर हत्या कर दी थी। इसके बाद शव को कूड़े में दबा दिया था। इसी तरह औरैया में मेरठ जैसा कांड हुआ और शादी के 14 दिन बाद बेवफा पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर पति की हत्या कर दी। रिश्तों में कत्ल की खौफनाक वारदात कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी इलाके में भी हुई। यहां पति ने अपनी पत्नी के बीच सड़क पर बेरहमी से हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार इस जघन्य अपराध का कारण भी पत्नी के कैरेक्टर पर शक होना है। बड़ा सवाल यही है कि रिश्तों में कहीं पति हैवान हो गया तो कहीं पत्नी शैतान बन गई और इन घटनाओं में पति पत्नी के रिश्तों की डोर लगातार कमजोर होती दिखने लगी और अपने ही अपनों के खून के प्यासे हो गए। सवाल यही है कि हाल ही में बढ़ती खटास और अविश्वास की वजह आखिर क्या है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मॉर्निंग बुलेटिन में आज इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर हम सुर्खियों के साथ उपस्थित होंगे जल्दी। नमस्कार।